हम ये न्यू पार्ट स्टार्ट करें, न्यू चैप्टर। दिस इज इक्विलिब्रिया। इसको इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कोई खास डिफिकल्ट है नहीं। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन का। हम रिवर्सिबल रिएक्शंस में कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी ये वाली बात कंफर्म हो गई। फिर इंशाल्लाह मैं आज रात तक रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूंगा। आरफा, आप रिकॉर्डिंग्स देख लेंगी, और फिर हसीब और आप सारे जो है ना थोड़े बहुत इसके और क्वेश्चंस कर लीजिएगा। फिर हम थर्सडे को कुछ क्वेरीज वगैरह देख लेंगे। नहीं तो मैं खुद से कुछ क्वेश्चन वगैरह करा दूंगा, लाइक कुछ अच्छे से एमसीक्यूज वगैरह देख लूंगा। और फिर ये है कि आप लोग तरीके से इसके पास रिफ्रेश करना ओवर अ वीक। लाइक एक पूरा वीक का मैं आप लोग को टाइम दे दूंगा, और फिर उसके हम एक साथ ही सारी क्वेरीज देख लेंगे, ठीक है। एंड हमने अभी जो टेस्ट लिया था वो लिया था स्टेट्स ऑफ मैटर और बॉन्डिंग का, राइट? है ना? स्टेट्स ऑफ मैटर एंड बॉन्डिंग का टेस्ट लिया था, राइट? तो ऐसा कहते हैं, हम अभी जो है ना इंशाल्लाह जब इसके क्वेश्चंस वगैरह हो जाएंगे ना, तो हम लोग फिर एनर्जेटिक्स के और रीडॉक्स की क्वेरीज इकट्ठी करके फिर इसका भी टेस्ट ले लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से इसको प्लान कर लेंगे। एनीवेज, अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रिया को आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबल रिएक्शंस का। हम कहते हैं रिएक्शंस दैट नेवर रीच कंप्लीशन एंड कैन बी मेड टू गो इन आइदर डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। मतलब कि सर रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? ये एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि कभी कंप्लीट नहीं होते, दे नेवर रीच कंप्लीशन एंड दे कैन एंड कैन बी मेड टू गो इन आइदर डायरेक्शन। मतलब कि आप, ऐसा है सर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जा सकते हैं या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी जा सकते हैं। अब देखिए, बात समझे। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, जैसे कि आपने ए प्लस बी को रिएक्ट कराया एंड यू फॉर्म सी प्लस डी। दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन। इसमें आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट होके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके। इसमें आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट होके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट्स इट, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन। ओके। फिर हमारे पास आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आपके रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, एंड एज सुन एज पॉसिबल आपके प्रोडक्ट्स की जैसी थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं या सारे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएं। आपके पास हमेशा थोड़ा सा पोर्शन रिएक्टेंट्स का होगा, थोड़ा सा पोर्शन प्रोडक्ट का होगा। तभी हम इसे कहते हैं कि इट इज रिएक्शन दैट नेवर रीचेस कंप्लीशन। वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। वी कैन मेड इट टू गो इन आइदर डायरेक्शन। मतलब कि हम उसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। लाइक मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जा सकता हूँ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी जा सकता हूँ। और इस तरह के रिएक्टेंट्स में जहां आप आइदर वे शिफ्ट कर सकते हो, हम उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस रिवर्सिबल एरो साइन, कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके। इसकी ये एक हमने एग्जांपल लिखी, दिस इज हेबर प्रोसेस, दिस इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस की एग्जांपल। एंड ये आपके पास एस्टेरिफिकेशन का एक रिएक्शन है, जिसमें आपके पास एक एसिड और एक अल्कोहल रिएक्ट होके एक एस्टर बन रहा है। वी विल बी डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक इंशाल्लाह। एनीवेज, जल्दी से इसको देखें, मुझे बताएं। क्लियर है? आगे चलो। यस सर। सर। यस। ओके। ना हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है क्लोज सिस्टम का। अब देखें, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्लोज सिस्टम का। क्लोज सिस्टम बेसिकली क्या होता है? अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूँ ना, तो हम क्लोज सिस्टम में ये कहते हैं कि देखें, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ना तो आप कुछ ऐड कर सकते हैं, ना तो आप इसमें से कुछ निकाल सकते हैं। अ क्लोज सिस्टम इज वन इन विच नो सब्सटेंस आर आइदर एडेड और लॉस्ट फ्रॉम इट। एनर्जी कैन हाउएवर बी ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर्ड बेसिकली इन और आउट एज पर द विल। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना आप कोई चीज ऐड कर सकते हैं, ना ही कोई चीज उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर एनर्जी। तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम। मतलब कि ना तो सर मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ, ना मैं मजीद कुछ ऐड कर सकता हूँ, ना मैं इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये एक पूरा क्लोज बंद सिस्टम है। इसमें से सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है। मतलब या तो मैं एनर्जी उसके अंदर ऐड कर दूं, ऑफ कोर्स बाय हीटिंग, राइट? तो हम या तो उसमें एनर्जी ऐड कर सकते हैं या तो उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट वो मतलब कि सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। कोई और चीज, आप कोई रिएक्टेंट, कोई सब्सटेंस, कोई प्रोडक्ट, वो आप ना अंदर लेके जा सकते हो, ना अंदर ऐड कर सकते हो, ना बाहर निकाल सकते हो। ठीक है। तो दैट सिस्टम इज बेसिकली अ क्लोज सिस्टम। मतलब काफी सिंपल है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था क्लोज सिस्टम का। अब हम कॉन्सेप्ट पढ़े इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम क्या होता है? हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इज established in reversible reactions when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। मतलब कि जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अब ये क्या सीन है सर, इसको समझते हैं। ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये चलो, मैं एक बेसिक बात कहता हूँ कि मेरे पास एक कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेट्स से मैं कह रहा हूँ आई हैव दिस रिवर्सिबल रिएक्शन ए प्लस बी फॉर्मिंग सी प्लस डी। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि बेटा 10 मिनट्स के अंदर
10 मिनट्स के अंदर 10 रिएक्टेंट के पार्टिकल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए। इन 10 मिनट्स व्हाट हैपेंस, 10 रिएक्टेंट के पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हुए सर? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए। और 10 मिनट के अंदर ही 10 प्रोडक्ट्स के पार्टिकल्स ही दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हुए। मतलब कि सर इन 10 मिनट्स या चलो रुको रुको, इन 10 मिनट्स ही कहते हैं। लेट्स से आई एम सेइंग इन 10 मिनट्स, लेट्स से 10 और 20, लेट्स गो फॉर 20। इन 10 मिनट्स 20 reactant particles got converted into products, and in the same 20 minutes 20 10 and in the same 10 minutes 20 product particles converted into reactants। मतलब कि सर आपके पास 20 मिनट के अंदर, या 10 मिनट लगा लो, चलो 10 मिनट एक ही बात को करते हैं, 10 मिनट्स है एंड 20 पार्टिकल्स है ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो आई वाज सेइंग कि इन 10 मिनट्स 20 रिएक्टेंट पार्टिकल्स कन्वर्ट हुए सर प्रोडक्ट्स के अंदर, और 10 मिनट के अंदर ही 20 प्रोडक्ट पार्टिकल्स भी दोबारा से कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट्स के अंदर। तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है इक्विलिब्रियम वाला। मतलब कि सर इसमें क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट का मतलब होता है स्पीड। सो स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब कि सर जितनी देर में मेरे पास रिएक्टेंट के पार्टिकल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतनी देर में ही प्रोडक्ट्स के पार्टिकल्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है ना, मतलब जितना आपको अगर बज़ाहिर आप देखें ना तो आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, हालांकि ऐसा होता है कि जितना, जैसे लेट से अगर 10 मिनट है तो 10 मिनट के अंदर 20 पार्टिकल्स कन्वर्ट हो गए रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, तो उन्हीं 10 मिनट के अंदर 20 प्रोडक्ट्स के पार्टिकल्स भी दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये वाला स्टेज आता है ना, तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसे इस तरह से कहा जाता है, equilibrium established in reversible reactions when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। जब rate of forward reaction backward reaction के बराबर हो जाएगा तो वो कहलाता है equilibrium conditions। मुझे बताएं आप लोग को ये बात समझ आ रही है, equilibrium conditions and closed system? Yes. Yes. उमर और हसन आप लोगों को भी क्लियर है? यस सर। ओके। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है डायनामिक इक्विलिब्रियम का। डायनामिक इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, एक था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेसिक क्या था सर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वाज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा कि जब आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए, बट ये सारा काम हो रहा हो क्लोज सिस्टम के अंदर। मतलब कि सर इट अकर्स व्हेन यू हैव a reversible reaction in a closed system and equilibrium gets established। मतलब कि आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन तो ऑफ कोर्स है और क्लोज सिस्टम भी है, और अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब सवाल ये है कि सर सादे इक्विलिब्रियम में और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है? सादे इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक क्लॉज था, वो क्या था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वाज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बट अब क्या हो रहा है कि आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी है, और साथ साथ हमने क्लोज सिस्टम बना दिया है। ठीक है, तो इसका फायदा पता है क्या होगा अब, क्योंकि आपके पास लेट से 10 मिनट के अंदर 20 रिएक्टेंट के पार्टिकल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, और 10 मिनट के अंदर 20 प्रोडक्ट्स के पार्टिकल्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे थे। और क्योंकि सर अब ये क्लोज सिस्टम है, ना ही मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ ना ही मैं इसमें से कुछ निकाल सकता हूँ, तो बाहर से अगर एक इंसान देखेगा ना तो उसको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा। क्योंकि देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट हो गया, जो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो कांस्टेंट हो जाएगी। उसका रीजन क्या है कि आप कुछ ऐड तो कर नहीं रहे और ना ही कुछ निकाल रहे। और जितनी देर में, लेट से अगर 10 मिनट का मैंने स्पैम बताया तो 20 रिएक्टेंट के पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, और उसी 10 मिनट के अंदर 20 प्रोडक्ट्स के पार्टिकल भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बाहिर आपके पास कोई चेंज नहीं आता। आपको बाहर देखने से ऐसा लगता है कि भाई आपके पास रिएक्शन हो ही नहीं रहा, हालांकि ऐसा नहीं है, रिएक्शन हो रहा होता है, बट क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होता है और कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है ना वो कांस्टेंट हो जाती है। तो हम कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट, नॉट सेम। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों की सेम हो जाएगी। बेसिकली एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक रेशियो आ जाएगा कि रिएक्टेंट का इतना परसेंट होना चाहिए और प्रोडक्ट का इतना परसेंट होना चाहिए, इवन दो reaction is still continuously happening because rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। So dynamic equilibrium में difference क्या है सर? It is a reversible reaction and a equilibrium established in a closed system, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास concentration of reactants and products constant हो जाती है, हालांकि रिएक्शन फिर भी हो रहा होता है, बट आपको बाहर देखने से ऐसा लगता है। और अगर आप concentration को देखें तो reactants and products की concentration constant होती है,
मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, बट फिर भी रिएक्शन हो रहा है। तो ये बात थोड़ी सी इलॉजिकल सी लगती है शुरू में, लेकिन अगर आप इस बात को समझे तो मैं कह रहा हूँ कि बेटा असल में आपके पास ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो कांस्टेंट है, बिकॉज जितना जल्दी रिएक्टेंट यूज हो रहा है ना उतना जल्दी रिएक्टेंट वो बेसिकली फॉर्म भी हो रहा है, और जितना जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उतना जल्दी प्रोडक्ट यूज भी हो रहा है। तो अगेन आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है जी, प्लीज इसको रीड करें और मुझे बताएं पूरी बातें क्लियर है? डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्लोज सिस्टम, इक्विलिब्रियम, ये सब क्लियर है सबको? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? No, it's fine. Alpha, you also got it? And हसीब Yes. हसन, Understood. आई होप ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो रहा हो यार, आज थोड़ी मेरी तबीयत डाउन हुई हुई है। आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा। गॉट इट? Yes. ओके। Yes. उमर मुझे बताएं, सादे इक्विलिब्रियम में और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है? उमर क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम में वो रिवर्सिबल रिएक्शन इन अ क्लोज सिस्टम होता है, और इक्विलिब्रियम और नॉर्मल इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन में होता है, रिवर्सिबल। बेटा आप क्या बोल रहे हैं? पता आरफा नहीं। आप बताएं, आपको समझ आई बात? इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में दोनों में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम होता है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में होता है। बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुने उमर, मैं ये कह रहा था कि इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम दोनों के अंदर बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन भी होगा, एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ओके, दोनों केस के अंदर आपके पास क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन भी होगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होंगे। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर एक एक्स्ट्रा क्लॉज क्या होता है कि इसके अंदर बेटा क्लोज सिस्टम आ जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? बात समझ आ रही है? जो कि आपके पास इक्विलिब्रियम, सादे इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं होता। अंडरस्टूड? या अब मुझे बताएं, हसीब आप बताएं, ये क्लोज सिस्टम के आने से क्या फायदा हो रहा है हमें? सर इसके अंदर हम कोई चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी चेंज हो सकती है। तो अब हो पता है क्या रहा है, क्योंकि अब क्लोज सिस्टम में कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो अब पता है क्या होगा कि मेरे पास क्योंकि ना मैं कुछ ऐड कर सकता ना कुछ सब्ट्रैक्ट, तो आई कैन से कि जो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन होगी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि सर मैं ना ही इसमें कुछ ऐड कर पा रहा हूँ ना ही मैं इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। क्योंकि आपके पास एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक क्लोज सिस्टम है, तो अब क्या हो रहा है कि सर ना आप कुछ ऐड कर पा रहे हैं ना आप कुछ निकाल पा रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी कांस्टेंट। अंडरस्टूड? प्लीज इसको एक दफा रीड करें, मुझे बताएं क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है जी? आगे चले? यस। अब कोई बच्चा ये ना भूले कि सर डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ क्लोज सिस्टम भी है, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या हो रही है सर? कांस्टेंट हो रही है। ओके जी, आगे चलते हैं जल्दी से। अब हमारे पास आ रहा है ली चार्टियस प्रिंसिपल। ली चार्टियस प्रिंसिपल हमसे क्या कह रहा है? वो ये कह रहे हैं कि देखें, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग द कंडीशंस, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव टू कॉन्ट्रैक्ट द चेंज। अब क्या हुआ कि देखो एक दफा ना आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, मतलब क्या, अब एक एक दफा आपके पास जो है ना एक बिल्कुल आइडियल केस स्टैब्लिश हो चुका है, क्लोज सिस्टम है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन के बराबर है, तो अब क्या होगा कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन का एक रेशियो सेट हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा अगर आप कोई भी कंडीशन चेंज करें, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें, टेम्परेचर को चेंज करें, प्रेशर को चेंज करें, तो फिर जो आपके पास इक्विलिब्रियम है ना वो आपके एक्शन के खिलाफ एक रिएक्शन देगा, और वो बेसिकली इस तरीके से मूव करेगा कि आपका जो चेंज है ना, आप जो आपने चेंज करा है वो उस चेंज को कॉन्ट्रैक्ट करेगा।
बिकॉज एक दफा जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा ना, तो फिर इक्विलिब्रियम ये चाहेगा कि अब क्या हो, आपके पास ना ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहे, वो डिस्टर्ब ना हो। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज को, चाहे कॉन्सेंट्रेशन को या टेम्परेचर को या प्रेशर को चेंज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम विल मूव इन सच अ वे कि आप जो ये चेंजेस कर रहे हैं उस चेंज को वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दोबारा से रेशियो को स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, दोबारा से देखेंगे। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग द कंडीशंस, द पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम विल मूव टू कॉन्ट्रैक्ट द चेंज। मतलब कि अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे बाय चेंजिंग द कंडीशंस, तो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम विल मूव इन सच अ वे कि आपका जो ये एक्शन है उसके खिलाफ वो कोई रिएक्शन ले, और जो आपने बेसिकली चेंज किया है वो इस चेंज को कॉन्ट्रैक्ट करे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हम ये कहते हैं कि मुझे बताएं, ये वाली बात थोड़ी सी समझ आई कि रिचार्ज प्रिंसिपल क्या कह रहा है हमें? प्लीज से यस और नो। क्या ये बात समझ आई, ली चार्जेस प्रिंसिपल हमसे क्या कह रहा है? यस। उमर एंड हसीब, मुझे आप लोगों का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया बेटा। यस सर, काइंड। हाँ ठीक है ठीक है। मतलब वो बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि अगर आप कभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे ना, तो इक्विलिब्रियम नहीं चाहता, एक दफा अगर किसी रिएक्शन का डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा ना, तो इक्विलिब्रियम नहीं चाहता कि वो बेसिकली उसकी कंडीशन को चेंज करे, आप उसको डिस्टर्ब करें। तो अगर आप कभी भी उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो इक्विलिब्रियम इस तरीके से मूव करेगा कि वो आपके चेंज को कॉन्ट्रैक्ट करे, जो भी आपने चेंज किया है ना उसको यूटिलाइज करे, उसको उसके उसके इफेक्ट को ना खत्म करे। अब हम इसको समझना किस तरह देखें। ये आपके पास एक रिएक्शन है, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। मुझे बताएं, अगर इसका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो कैन आई से कि इसका बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा? यस और नो? यस। बिल्कुल। अगर सर इसका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसका बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा। मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, इन सब के चेंजेस को, इन सब को चेंज करूंगा और फिर हम ना इसको डिस्कस करते हैं। पहले मैं आ रहा हूँ टेम्परेचर पे, फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। पहले मैं आपसे कह रहा हूँ टेम्परेचर को, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स एंडोथर्मिक साइड। ठीक है, जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इट विल फेवर व्हाट, इट विल फेवर एंडोथर्मिक साइड। अब इस केस के अंदर एंडोथर्मिक साइड बैकवर्ड साइड है, तो आपके पास क्या होगा कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड मूव कर जाएगा। राइट, अब मेरा सवाल सबसे ये है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे आप एंडोथर्मिक साइड फेवर करेंगे? मतलब टेम्परेचर का इंक्रीज हमेशा एंडोथर्मिक साइड को फेवर क्यों करेगा? मतलब ये एक फैक्ट वाली बात है जो हमें याद करनी है, याद नहीं, ये हमें समझनी है। ये इंशाल्लाह अभी हमें समझ भी आ जाएगी तो याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि जब भी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वी विल ऑलवेज गोना गो फॉर एंडोथर्मिक साइड। आई एम आस्किंग व्हाई इज दैट सो? व्हाई नॉट एक्सोथर्मिक साइड? जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो व्हाई इट इज नॉट फेवरिंग एक्सोथर्मिक साइड, ऐसा क्यों हो रहा है? जी, एनी आइडिया? सर क्योंकि एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है शायद। आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। मैं बताऊं, मेरी बात समझे। आपके पास ना, समझो ये क्लोज सिस्टम था, ठीक है, और ये आपके पास ना, समझे ये क्लोज सिस्टम था और इसमें एक ना टेम्परेचर की वैल्यू सेट हो गई थी। लेट्स से एक टेम्परेचर था, एक टेम्परेचर की वैल्यू सेट हो गई थी, ठीक है, बिकॉज डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब मुझे बताएं, क्या आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करा, यस और नो? एक नॉर्मल यस। टेम्परेचर था, उससे यस। ऊपर चले गए ना। अब इक्विलिब्रियम क्या चाहता है मुझे बताओ? क्या इक्विलिब्रियम ये चाहेगा कि आप टेम्परेचर मजीद बढ़ाते रहो, या इक्विलिब्रियम ये चाहेगा इस टेम्परेचर को मैं दोबारा से कम करके दोबारा अपनी इनिशियल कंडीशंस पे आ जाऊं? वापस इनिशियल कंडीशंस पे आ वापस जाए। इनिशियल कंडीशंस पे आ जाऊं। मतलब कि सर जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम वुड वांट कि मैं इस ये टेम्परेचर कम हो जाए और मैं दोबारा अपनी इनिशियल कंडीशंस पे आ जाऊं। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा इक्विलिब्रियम ये चाहता है कि भाई आपका ये टेम्परेचर कम हो जाए। अब इस टेम्परेचर को, ये जो एक्सेस हीट है ना, इस एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए आपका जो इक्विलिब्रियम होगा, इट विल शिफ्ट टू एंडोथर्मिक साइड। अब मुझे बताएं, एंडोथर्मिक साइड में हम लोग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, राइट?
एंडोथर्मिक साइड में सर, एंडोथर्मिक में हम क्या होता है एब्जॉर्ब करते हैं। तो होगा क्या, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम बोलेगा कि यार मेरा जो एग्जिस्टिंग टेम्परेचर था मैं उससे ऊपर चला गया हूँ। नाउ बेसिकली वो ये चाहता है कि ये इस टेम्परेचर को मैं एब्जॉर्ब कर लूँ, इस हीट को एब्जॉर्ब करके दोबारा मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाऊँ। तो इसीलिए वो एंडोथर्मिक साइड को फेवर करेगा। बिकॉज अगर इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक साइड पे शिफ्ट कर जाएगा, तो मुझे बताएं क्या हम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे? यस और नो? Yes. यस और नो? हम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो मुझे बताएं क्या टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं आ जाएगा, जो जहां इनिशियल की कंडीशंस थी? यस। अंडरस्टूड? Yes. ये बात समझ आ रही है? उमर, यू गॉट इट? Yes. ये दोबारा बताऊं जल्दी से? उमर, हसन, प्लीज जल्दी से मुझे बताएं। जी। उमर, जी सर। अंडरस्टूड? ये बात समझ आ रही है? या क्या बात समझ आई? टेम्परेचर बढ़ाने से मैं एंडोथर्मिक की साइड की तरफ क्यों जा रहा हूँ? वाई एंडोथर्मिक, वाई नॉट एक्सो? कमान कमान कमान, जल्दी से मुझे बताएं। मैं यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, सो व्हाई एम आई गोइंग टूवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड? द ओनली रीजन इज दैट, आप मुझे बताओ, यहाँ पे एक टेम्परेचर का एक नॉर्मल कांस्टेंट वैल्यू थी, राइट? जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मुझे बताया क्या मैंने उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब किया कि नहीं किया? यस और नो? Yes. उमर, कैन यू हियर मी? यस। उमर, यस। उमर कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड। जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मैंने क्या अपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया कि नहीं किया? किया ना? जी। तो अब या इक्विलिब्रियम वुड वांट कि मेरा टेम्परेचर कम हो जाए और मैं दोबारा से अपने इनिशियल कंडीशंस पे आ जाऊं, राइट? ऐसा ही है। या तो मुझे टेम्परेचर को कम करने के लिए डोंट यू थिंक कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? यस। तो अगर मैं एंडोथर्मिक साइड पर जाऊंगा तो हम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो मेरा टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। बिकॉज सर अगर मैं इंक्रीज इन टेम्परेचर करने के बाद एक्सोथर्मिक साइड पर जाऊंगा, सो डोंट यू थिंक एक्सोथर्मिक साइड पर तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी, तो ये टेम्परेचर तो और बढ़ जाएगा, इजंट इट? या सो बेसिकली हम लोग जब भी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, आई एम गोना गो फॉर एंडोथर्मिक साइड। बिकॉज अगर एक्सोथर्मिक साइड पे जाऊंगा तो क्या होगा उमर? देन व्हाट विल हैपन? वो और टेम्परेचर राइज होगा। और टेम्परेचर राइज होगा। हालांकि इक्विलिब्रियम क्या चाहता है कि मेरा टेम्परेचर डिक्रीज होकर दोबारा उसकी इनिशियल कंडीशंस पे आ जाए, राइट? यस और नो? यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सर ये बात हमें हमेशा पता होनी चाहिए कि इंक्रीज इन टेम्परेचर विल ऑलवेज फेवर एंडोथर्मिक साइड। इन दिस केस रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। तो रिएक्शन क्या चले जाएगा सर? बैकवर्ड चले जाएगा, बिकॉज बैकवर्ड साइड आपका जो है ना एंडो है, बिकॉज फॉरवर्ड एक्सो था। ठीक है। सिमिलरली हम कह रहे हैं कि देखें, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स एक्सोथर्मिक साइड। जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इट विल ऑलवेज फेवर एक्सोथर्मिक साइड। आरफा, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई इज दैट सो? टेम्परेचर को डिक्रीज करने से मैं एक्सोथर्मिक साइड पे क्यों जा रहा हूँ? व्हाट डू यू थिंक? हाँ जी, एनीवन? हसीब, आप बताओ। सर हम एक्सोथर्मिक साइड इसलिए जा रहे हैं ताकि उसका टेम्परेचर। देखो हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, राइट? ऐसा ही है, यस और नो? यस। तो क्या मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया बाय लोअरिंग द टेम्परेचर? यस ये। अब इक्विलिब्रियम क्या चाहता है कि सर आपने टेम्परेचर लोअर कर दिया है, बट इक्विलिब्रियम तो ये चाहता है ना कि टेम्परेचर दोबारा से वही एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाए, है ना? यस। तो टेम्परेचर को बढ़ाने के, क्योंकि मैंने टेम्परेचर लोअर किया है, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए व्हाट आई वुड वांट टू डू, मैं क्या मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे और हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो दैट इज ओनली पॉसिबल इफ आई एम गोना गो फॉर एक्सोथर्मिक साइड। बिकॉज अगर सर मेरा इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक साइड पे फेवर कर जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, एनर्जी विल रिलीज, सो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर राइज हो जाएगा, राइट? इजंट इट? यस। सो डिक्रीज इन टेम्परेचर विल ऑलवेज फेवर एक्सोथर्मिक साइड, बिकॉज सर जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम यह चाहेगा कि मजीद कोई हीट एनर्जी आए ताकि टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो सके। तो अगर मैं एक्सोथर्मिक साइड पर जाऊंगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है? एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो फिर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होकर दोबारा नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट सर डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स एक्सोथर्मिक साइड। इन दिस केस रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? बिकॉज इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक। ओके जी, अंडरस्टूड दिस बात, ये वाली बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? यस। यस सर। ओके। एंड हसीब, हसन, आप लोगों को भी क्लियर है? अरफा, आपको क्लियर है बेटा? यस। जी सर। यस। ओके। अब हम प्रेशर पे आ रहे हैं। हम कह रहे हैं इंक्रीज इन प्रेशर विल ऑलवेज फेवर साइड विद फ्यूअर गैस मोड्स।
मतलब कि जब भी आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे इट विल ऑलवेज गोना फेवर साइड विद फ्यूअर गैस मोल्स। अगेन अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों ने ये बात ओ लेवल्स और आईजीसीएस में बिल्कुल पढ़ी होगी, राइट इजंट इट? ये ली चार्जेस प्रिंसिपल टेम्परेचर वाली यस। सारी कहानी, राइट? अब ना हम बस ए Yes. लेवल्स में थोड़ा सा इस आंसर को स्ट्रक्चर डिफरेंटली करते हैं, मतलब हमें यहाँ रीजन मेंशन करना होता है। अब मुझे बताएं, मैं कह रहा हूँ ऑन द फर्स्ट केस के इंक्रीज इन प्रेशर विल ऑलवेज फेवर साइड विद फ्यूअर गैस मोल्स। व्हाई इज दैट सो? व्हाई नॉट इंक्रीज इन प्रेशर फेवरिंग साइड विद मोर गैस मोल्स? मतलब आपका इंक्रीज इन प्रेशर मोर गैस मोल्स वाली साइड को फेवर क्यों नहीं कर रहा? हम यहाँ कह रहे हैं ना कि इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर साइड विद फ्यूअर गैस मोल्स, सो व्हाई नॉट विद मोर गैस मोल्स? मतलब इंक्रीज इन प्रेशर फ्यूअर गैस मोल्स को क्यों फेवर कर रहा है? आई थिंक जहाँ मोल ज्यादा होंगे फिर वहाँ प्रेशर ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन ज्यादा होगा, तो फिर फ्यूअर गैस मोल्स वाले प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। काइंड ऑफ, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा और बेहतर हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे एक नॉर्मल नॉर्मल प्रेशर वाले ना, समझे एक ना नॉर्मल प्रेशर की वैल्यू सेट हुई हुई थी, ठीक है? वी हैड अ नॉर्मल प्रेशर और समथिंग। आपने हमेशा ये सोचना है कि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, और इक्विलिब्रियम क्या चाह रहा है कि मैं दोबारा अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाऊं। तो मेरे पास पहले एक नॉर्मल प्रेशर था, और अब आपने क्या करा बेटे, आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बेसिकली इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब, ठीक है? इक्विलिब्रियम क्या हो गया बेटा? डिस्टर्ब हो गया। और अब इक्विलिब्रियम क्या चाहता है कि प्रेशर दोबारा से लोअर हो जाए, एंड इट वांट्स टू लोअर द प्रेशर, ठीक है ना? ये वाली बात तो समझ आ रही है ना कि एक नॉर्मल प्रेशर था, नॉर्मल प्रेशर पे इक्विलिब्रियम सेट हुआ था, आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, एंड नाउ इट वांट्स टू लोअर द प्रेशर। अब वो चाहता है कि प्रेशर क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इक्विलिब्रियम के उस साइड पे जाऊंगा जहां कम मोल्स होंगे, तो मुझे बताएं एक केस में मेरे पास कंटेनर के अंदर, जैसे कि देखें यहाँ पे, ये प्रोडक्ट की साइड पे मेरे पास 2 मोल्स है और रिएक्टेंट की साइड पे मेरे पास 4 मोल्स है। अब आप मुझे खुद बताएं कि ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है? प्रोडक्ट रिएक्टेंट की साइड पे, राइट? तो और प्रोडक्ट की साइड पे कम नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा 2 कंटेनर लें, और दोनों कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर आप टू टू मोल्स ले लें, एक कंटेनर के अंदर आप 4 मोल्स ले लें, तो मुझे बताएं इंटरनल प्रेशर किसका ज्यादा होगा, 4 मोल्स का या 2 मोल्स का? और वाले 4 वाले का ऑफकोर्स ज्यादा होगा, बिकॉज सर 4 मोल्स में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब कि सर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में भी कोलाइड ज्यादा करेंगे और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी ज्यादा ज्यादा कोलाइड करेंगे। तो क्या होगा, आपका प्रेशर मजीद बढ़ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड मी? अब जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो ना, इक्विलिब्रियम चाहता है कि प्रेशर आपने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन से बढ़ा दिया है, इक्विलिब्रियम प्रेशर, इक्विलिब्रियम ये चाहता है कि आप प्रेशर को कम करें। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो फ्यूअर गैस मोल वाली साइड को फेवर करेगा। बिकॉज जब फ्यूअर गैस मोल्स वाली साइड फेवर होगी तो कम मोल्स बनेंगे, कम मोल्स बनेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। मुझे बताएं क्या ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? यस। यस। हसन यू गॉट इट? यस सर। मुझे कोई प्लीज ये वाली बात थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके बताएगा, जो मैंने अभी प्रेशर वाली बात बताई है। कोई भी जरा प्लीज, के व्हाई आर वी गोइंग फॉर विद फ्यूअर गैस मोल्स वाली साइड पे, मैं मोर गैस मोल्स वाली साइड पे क्यों नहीं जा रहा? तो सर वहाँ पे ऑलरेडी इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा ही रिएक्शन हो रहा होता है, और जो प्रोडक्ट वाली साइड है वहाँ पे प्रेशर, इंटरनल प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स कम बनते हैं और मोल्स कम होते हैं, अच्छा, इसलिए हमेशा प्रोडक्ट वाली साइड पे नहीं होगा, मतलब क्या पता कभी रिएक्टेंस में हो। इस केस के अंदर प्रोडक्ट वाली साइड है सर। हम ये कहेंगे कि देखिए सर, आपके पास एक नॉर्मल प्रेशर पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ था, आपने प्रेशर को सर बढ़ा दिया। जब आप प्रेशर को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, और अब चाहता है इक्विलिब्रियम, ये चाहता है कि प्रेशर लोअर हो जाए। तो प्रेशर को लो करने के लिए उसको ऐसी साइड पे ही जाना पड़ेगा जहां फ्यूअर गैस मोल्स हो। बिकॉज फ्यूअर गैस मोल्स का मतलब क्या होगा, नंबर कम गैस मोल्स होंगे, तो इंटरनल प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो मेरा एक्स्ट्रा प्रेशर ऊपर 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 हुआ हुआ है ना, ये ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो जाएगा, राइट? तो हम कहते हैं कि देखिए सर, इंक्रीज इन प्रेशर विल ऑलवेज फेवर साइड विद फ्यूअर गैस मोल्स। इन दिस केस इट विल गोना गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके पास 2 गैस मोल्स है ओनली। ओके?
एंड नीचे आते हैं, हम कहते हैं देखिए सर डिक्रीज इन प्रेशर विल ऑलवेज फेवर साइड विद मोर गैस मोल्स। जब आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो आप मोर गैस मोल्स वाली साइड को फेवर करेंगे। इसका भी एक बेसिक रीजन है कि देखिए सर, आपके पास क्या हुआ था, मैं इसी बात को पूरी को कॉपी करता हूँ और नीचे लिखता हूँ। एक एक नॉर्मल प्रेशर वाला केस था, आपने प्रेशर को बेटा डिक्रीज कर दिया। जब आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे ना तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस्टर्ब, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद अब इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि आपके पास प्रेशर दोबारा से इंक्रीज हो जाए, बिकॉज आपने अब तो प्रेशर को डिक्रीज कर दिया बेटे, एंड इट वांट्स टू इंक्रीज द प्रेशर। इक्विलिब्रियम हो गया बेटा डिस्टर्ब, और अब वो क्या चाहता है, एंड इट वांट्स टू इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, हम कह रहे हैं हमारे पास क्या हुआ, डिक्रीज इन प्रेशर वाला केस है कि आपके पास नॉर्मल प्रेशर था, उससे प्रेशर हो गया डिक्रीज। जब आपके पास प्रेशर डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड इट वांट्स टू इंक्रीज द प्रेशर। अब क्या होगा बेसिकली, एक दफा जो नॉर्मल प्रेशर था आपने उससे प्रेशर डिक्रीज कर दिया, नाउ इक्विलिब्रियम सेइंग दैट आई वांट टू इंक्रीज द प्रेशर। और प्रेशर को वो सिर्फ तभी इंक्रीज करेगा जहां अगर अगर वो जो इक्विलिब्रियम है वो मोर गैस मोल्स वाली साइड पे जाए, बिकॉज जब वो मोर गैस मोल्स वाली साइड पे जाएगा तो ऑफ कोर्स वी वुड हैव मोर नंबर ऑफ गैस मोल्स। जब ज्यादा नंबर ऑफ गैस मोल्स होंगे तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली प्रेशर विल increase, right? So in this case, reaction will go in backward direction. ठीक है जी, इस केस में क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगा, बिकॉज बैकवर्ड केस के अंदर आपके पास मोर गैस मोल्स है। ठीक है जी, अंडरस्टूड, ये बात समझ आ रही है सबको, टेम्परेचर और प्रेशर वाला केस इजी सीन। आगे यस। यस चले, सर। यस। एक दफा प्रेशर को रीड भी कर लें जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, एम ऑडिबल, आवाज आ रही है आप लोग को? आगे चले। यस। यस। ओके जी, अब हम जरा कंसंट्रेशन पे आते हैं। ठीक है, हम कंसंट्रेशन वाली बात को थोड़ा देख रहे हैं। अब ना कंसंट्रेशन वाली बात काफी सिंपल है, इसको ऊपर जाके ही देखते हैं। ये आपके पास रिएक्शन है, मैं इसमें कह रहा हूँ कि बेटा ये सारे रिएक्टेंट्स है मेरे पास। ओके, एक केस में क्या हो रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, हमने ये बात की थी कि सर डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, लाइक उनके बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू स्टैब्लिश हो जाती है। ओके, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, मतलब बेसिकली वो इनका एक कांस्टेंट सेट हो जाता है कि हाँ भाई इतनी इतनी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है, इतनी प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है। अब केस नंबर 1 में क्या हो रहा है कि बेटा आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो अब पता है क्या होगा, अब आपके पास इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ताकि ये जो एक्स्ट्रा मोल्स है ना रिएक्टेंट्स के, वो कंज्यूम हो जाए और थोड़े से प्रोडक्ट्स बन जाए, ताकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का दोबारा से रेशियो स्टैब्लिश हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड मी, मेरी बात समझ आ रही है कि जब आप रिएक्टेंट्स को बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज आप ना रेशियो से ऊपर चले जाओगे थोड़ा। जब आप रेशियो से ऊपर चले जाओगे तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, ताकि आपके पास क्या हो, थोड़े से और प्रोडक्ट्स बन जाए और थोड़े से रिएक्टेंट्स कम हो जाए, ताकि दोबारा से वो रेशियो स्टैब्लिश हो सके। सो जब भी हम रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम विल गोना मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड दिस बात, आगे चले, ये वाली बात यस। आपको समझ आ रही? ठीक है, ठीक है। सिमिलरली मैं कहता हूँ, अगर आप रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो पता है क्या होगा, आपके पास अगेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का एक रेशो है, जब आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे ना तो आपके पास क्या होगा कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा, ताकि क्या हो कि आपके पास मजीद थोड़े से प्रोडक्ट्स जो है ना रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो, और थोड़े से रिएक्टेंट्स जो है ना बेसिकली ज्यादा हो, मतलब रिएक्टेंट्स क्योंकि आपके कम है ना तो थोड़े से रिएक्टेंट्स ज्यादा हो जाए, ताकि आपके पास दोबारा से रेशो स्टैब्लिश हो जाए। तो सर जब भी हम रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो दैट मोर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कैन बी फॉर्म, ताकि ज्यादा आपके पास जो है ना मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस हो जाए, ताकि वो एक्सेसिव मोल्स को हम यूटिलाइज कर सकें। ठीक है जी, अंडरस्टूड, ये वाली बात समझ आ रही है सबको? या एंड अब आप मुझे बताएं कि व्हाट विल हैपन अगर मैं प्रोडक्ट के मोल्स बढ़ाता हूँ, अगर मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता हूँ, सॉरी मोल्स नहीं, अगर मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा?
लेट्स से मैं अगर ये NH3 की बैकवर्ड कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चले जाएगा, ताकि ये जो एक्सेसिव मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, ये यूटिलाइज हो जाए और आपके पास मोर रिएक्टेंट्स बन सके। ठीक है, मतलब आपके पास मोर रिएक्टेंट्स बन सके ताकि दोबारा से रेशो स्टैब्लिश हो जाए। और जब हम प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे उमर, तब क्या होगा? वो फॉरवर्ड जाएगा। वो फॉरवर्ड जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ताकि आपके पास जो है ना, या बिकॉज देखें होगा क्या, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का एक रेश होता है, राइट? आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया ना, तो अब ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। लेट्स से आपने कॉन्सेंट्रेशन को कम करके यहाँ पे ले आए थे, तो अब क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे, ताकि थोड़ी सी इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, थोड़ी सी इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो, और दोबारा से वो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास केस होगा कॉन्सेंट्रेशन वाला। काइंडली इसको देख लें एक दफा। ये वाली बात सबको समझ आ रही है? क्लियर है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? समझ आ गए। ओके जी। हसन, हसीब, उमर, आप लोगों को भी क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अब हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, जरा इनको कंसिडर करते हैं। देखिए, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो दोनों सेम फेज के अंदर हो। मतलब कि आपके पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है ना, वो सारे सेम हो, मतलब उनका जो है ना स्टेट सेम हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ये तीनों जो है ना गैस के अंदर है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज के अंदर क्या होता है कि आपके पास सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स किस में होते हैं? या तो सारे गैस में होते हैं, या तो सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, या सारे एक्वस फॉर्म में होते हैं। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द सेम फेज, वो कहलाता है होमोजीनियस। हैज एवरीथिंग प्रेजेंट इन द सेम फेज। The usual examples include reactions where everything is a gas or everything is in same solution। मतलब या तो सारी लिक्विड हो, या सारी एक्वस हो, या सारी गैस हो। सारे सॉलिड्स वाले केस बहुत रेयर एंड नियरली इम्पॉसिबल ही होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होगा? जिसके अंदर आपके पास सारी चीजें, मतलब सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम फेज के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी इन सेम फेज। एंड अगर मैं हेट्रोजीनियस की बात करता हूँ, तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है? आपके पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है ना, वो मोर देन वन फेज में होते हैं। जैसे कि देखें, यहाँ पे आपके पास ये गैस है, ये दोनों गैसेस हैं, बट बीच में एक सॉलिड आ गया। तो heterogeneous equilibrium has things present in more than one phase. The usual examples include reactions involving solids and gas और solids and liquid। मतलब कि आपके पास जो यूजुअल एग्जांपल्स होंगी वो क्या होंगी कि आपके पास बेसिकली या तो सॉलिड्स हैं एंड गैसेस आप एक साथ हैं, या सॉलिड लिक्विड एक साथ है, या सॉलिड्स और कुछ और चीजें एक साथ हैं। तो बेसिकली हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होगा? इट हैज थिंग्स प्रेजेंट इन मोर देन वन फेज। जब आपके पास चीजें मोर देन वन फेज के अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। मतलब कि सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम स्टेट के अंदर नहीं होंगे। एक आध कोई चीज सॉलिड में होगी, या एक आध कोई चीज लिक्विड में होगी, बाकी सारी चीजें गैसेस में होंगी, या ज्यादातर चीजें लिक्विड में होंगी, एक आध चीज कोई गैस में होगी। तो इस तरह के जो हमारे पास कनेक्शन होते हैं ना, कनेक्शंस कह रहा हूँ, इस तरह के जो हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं, वो बेसिकली हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। ओके, सो व्हाट इज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम? इट इज एन इक्विलिब्रियम इन विच एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द सेम फेज, दैट इज अ homogeneous equilibrium। And as far as heterogeneous equilibrium is concerned, it is an equilibrium condition जिसके अंदर things are present in more than one phase। जैसे कि आपके पास कुछ गैस हो, कुछ सॉलिड हो, कुछ लिक्विड हो, कुछ गैस हो। तो इस तरह के केसेस होते हैं। काइंडली इसको देखिए, मुझे बताएं जल्दी से, क्लियर है ये वाली बात? यस। यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? ओके जी, ओके। सो अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर ना एक पार्ट है उसका, लाइक केसी का एंड केपी का। ये दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास ये ब्रॉन्सन लोरी एसिड वाला एक कॉन्सेप्ट है, एंड देन वी हैव टाइट्रेशन कर्व्स। ओके, तो इसको अभी इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासेस और लगेंगी।
तो मीनवाइल ऐसा है कि हमारा अभी प्लान ये होगा कि एक तो आप लोग बेटा अपने एनर्जेटिक्स के पास से ब्रश करें, ठीक है, P1 एंड P2 था, क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छे से उसके काफी सारे क्वेश्चंस कर भी लिए थे, ठीक है, और उसकी क्वेरीज निकालें भरपूर, जितनी जिसको जो पार्ट समझ नहीं आ रहा है उसको मार्क करके रखें। और मैं इंशाल्लाह बेटा आज ही रात को इंशाल्लाह सोने से पहले आई एम गोना अपलोड द रिकॉर्डिंग, और मैं उसकी फोटो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग को भी समझ आ जाए। और आप लोग जो है ना इंशाल्लाह फिर ऐसा करना कि जैसे कैरफा आपने क्लास मिस कर दी थी ना, तो आप रीडॉक्स की रिकॉर्डिंग्स लाजमी सुन लीजिएगा बेटा, और लाजमी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपने भी प्रैक्टिस करने हैं, बाकी सब भी प्रैक्टिस करें, ताकि जो हमारी थर्सडे वाली क्लास है ना उसमें उसके लिए आप मुझे ना कुछ क्वेरीज वगैरह बताएं कि सर हमें ये पार्ट समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो फिर ये है कि हम इंशाल्लाह उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, लाइक पहले हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई मसला?